इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हानली इस टाउन के फॉर्मेशन को चेक कर रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया कि फॉर्मेशन काफी ज्यादा इजी है, मगर इन्हें एक्टिवेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। उतने में ही एल्डर उससे मिलने आ जाते हैं। वो कह रही थी, मेरे दोस्त तो बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई सीक्रेट पता चले? तो हानली तुरंत ही उन एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है कि आपने थोड़ी देर पहले ही उस माउंटेन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं तो बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जिस पर एल्डर कहने लगे कि जो भी हमारे टाउन में नया आता है तब उन्हें जानकारी देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। वैसे मेरा नाम है लियो और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वेल, जब हम उस दुनिया में थे तब किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। मेरे पास स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स हुआ करती थी, मगर यहाँ पर हमें कमजोर मॉर्टल के साथ ऐसी बेकार सी लाइफ जीनी पड़ रही। वैसे अब हमारी लाइफ एक भद्दा मजाक बन के रह चुकी है। वैसे तुम बताओ, तुम्हें डार्क अंडरवर्ल्ड किस किस्म का प्लेस लगा? जिस पर हानली कहने लगा कि इसके नाम से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये नाम स्ट्रॉन्ग इन ची पावर और मौत को रिप्रेजेंट करता है, मगर असल में तो ये जगह किसी फॉर्मेशन या फिर बैरियर के दरमियान की स्पेस जैसी नजर आती। जिस पर एल्डर लियो हंसते हुए कहने लगे कि तुम तो एक ही दिन में यहाँ के बारे में काफी कुछ जान चुके हो, मगर इस जगह के बारे में एक और मशहूर कहानी है। ऐसा माना जाता है कि हम फिलहाल राहु के अंदर हैं। राहु एक बहुत ही विशाल क्रीचर है जो कि चांद और सूरज को भी निगल सकता। उसकी जितनी तेज स्पीड किसी की नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि राहु समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। वो तो बस सालों में कभी कभार ही शिकार पर निकलता। ये सब सुनकर हानली काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो एल्डर से कहने लगा कि इतना बड़ा राहु इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जिस पर एल्डर कहने लगे, हाँ, पहला मुझे भी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई स्पेशल रिफ्ट तो जरूर होगी जो कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर ओपन होती है। उसी वक्त स्पेस रिफ्ट आउटर वर्ल्ड को डार्क अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट कर देती होगी। यही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग शहरों के लोग ट्रैप हो जाते। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं जिन एम्पायर से बिलोंग करता हूँ। जो सुनते ही हानली उन्हें बताने लगा कि मैंने भी जिन एम्पायर के बारे में काफी सुना है। वैसे मैं सी ऑफ क्योटिक स्टार से बिलोंग करता हूँ। मैंने सुना था कि आपका जिन एम्पायर कल्टीवेटर्स के लिए एक शानदार जगह मानी जाती है। जिन एम्पायर में कोई भी बंदा कल्टीवेट कर सकता। अगर आप भी उस मैग्निफिसेंट जगह से बिलोंग करते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में मरना नहीं चाहोगे। क्यों ना हम मिलकर स्टॉर्मविंड माउंटेन को क्लाइंब करने की कोशिश करें। जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि कुछ सालों पहले एक नेसेंट सोल का कल्टीवेटर इस दुनिया में फंस गया था। उसने कहा कि हमने इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो हमने कई साल तैयारियां की, जिसके बाद हम स्टॉर्मविंड माउंटेन के लिए रवाना हो गए, मगर हमें वहाँ से खाली हाथ वापस आना पड़ा। साथ ही हमारे कई सारे लोग मारे गए। वो माउंटेन खतरों से भरा पड़ा है। मैं तो उन खौफनाक यादों को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक नेसेंट सोल का कल्टीवेटर भी यहाँ से बाहर निकलने में फेल हो गया। उससे पूछने लगा कि बताइए अब वो सीनियर कहाँ पर है। जिस पर एल्डर लियो बताते हैं कि सफर में वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया था और फिर यहाँ वापस आने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। वो बंदा नेसेंट सोल पर था, तो तुम समझ सकते हो कि उसके पास कितनी सारी प्रेशियस टेक्निक और कल्टीवेशन मेथड होगी, मगर उन सारे ट्रेजर्स की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। जिस पर हानली कहते हैं, सीनियर प्लीज आप हार मत मानिए, तो हम यहाँ से बाहर भी जरूर से निकल पाएंगे। जिस पर एल्डर लियो हंसते हुए कहने लगे कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे उसी बंदे की याद आ गई। तुम बिल्कुल उसके जैसे हो, कभी ना हार मानने वाले जाबाज योद्धा। खैर, सामने जो वेयर हाउस है उसमें उस बंदे का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो तुम वो सब देख सकते हो। बस उसका सारा सामान आखिर तक चेक करो। और रही बात मेरी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मैं कभी वापस जा पाऊंगा। वैसे भी इमॉर्टलिटी को हासिल करना ऐसा है मानो कोई छोटा बच्चा दूध के लिए रो रहा हो और उसे वो ना मिले, या फिर कोई भूखा शेर शिकार के लिए तरस रहा हो। हम इंसान इतने लालची होते हैं कि हमें कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन सच बताओ तो मैं अब इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ। अगर मुझे आज भी मौत आ जाए तो मैं उसे हंसी खुशी कबूल करूंगा। मैंने इमॉर्टलिटी का दामन छोड़ दिया है। और अब एल्डर लियो के वहाँ से जाने के बाद हानली नोटिस करता है कि कोई उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। अब हानली सीधे उस वेयर हाउस में पहुंच जाता है जो कि कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। तो हानली ने कैंडल लाइट करते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स की बिलोंगिंग पड़ी हुई थी जो कि इस दुनिया में बेमतलब है। उसी वक्त हानली को वहाँ की चट्टानों पर कुछ कार्विंग नजर आई जो कि उसी नेसेंट सोल वाले कल्टीवेटर की थी जिसका एल्डर लियो ने जिक्र किया था। अब उसे पढ़ने के बाद हानली को रियलाइज हुआ कि सिर्फ जिनसेंग हर्ब या फिर ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करके वो एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर नहीं बन सकता। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हानली को रियलाइज हुआ कि इनर डीमंस को काबू करने के बाद ही उसके नेसेंट सोल बनने के चांसेस थे। साथ ही उस राइटिंग
राइटिंग को पढ़ते हुए हानली को ये भी फील हुआ कि वो बंदा इस दुनिया में आने के बाद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। हानली कहता है कि मैं सीनियर जैसा नहीं बनने वाला। उतने में ही हानली को स्टोन के अंदर एक सीक्रेट विंडो नजर आती है, जिसके अंदर एक जानवर की चमड़ी पर पर्सनल रिकॉर्ड लिखे हुए थे, जिसे देखते ही हानली समझ गया कि ये उस सीनियर का इस दुनिया का एक्सपीरियंस होगा। तो अब हमें उस सीनियर की कहानी बताई गई। वो सीनियर कह रहा था कि मेरा डार्क अंडरवर्ल्ड में आकर अब 1 साल पूरा हो चुका है। मेरी मैजिकल पावर, मेरा ट्रेजर, मेरे स्पिरिचुअल पेट्स यहाँ आने के बाद सब कुछ यूजलेस हो गए, जिसके चलते मुझे इस जगह से नफरत होने लगी है। अब यहाँ पर मेरे 2 साल पूरे हो गए। हमने यहाँ पर अपना टाउन भी बना लिया है, मगर क्या हम इस खतरनाक जगह पर सरवाइव कर पाएंगे? अब तो यहाँ पर मुझे 5 साल पूरे हो चुके हैं। हमने यहाँ के बीस्ट का शिकार करना शुरू कर दिया। इनके बॉडी से हमें 20 क्रिस्टल हासिल हुई, जिसका यूज करके हम थोड़ी सी क्वांटिटी में मैजिक पावर यूज कर पाएंगे। अब इन्हीं क्रिस्टल की मदद से हम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। साथ ही इसकी मैजिकल पावर हमेशा मुझे याद दिलाती है कि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। अब डार्क अंडरवर्ल्ड में आकर मेरे 15 साल पूरे हो गए। फाइनली हमें स्टॉर्मविंड माउंटेन के बारे में पता चला। यहाँ से बाहर जाने का हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर मैं उस भयानक पहाड़ को क्लाइम कर पाए तो शायद सरवाइव कर सकता हूँ, मैं अपनी दुनिया में वापस लौट पाऊंगा। लेकिन स्टॉर्मविंड माउंटेन पर जाने से पहले हमें ढेर सारी तैयारियां शुरू करनी होगी। अब यहाँ पर मुझे टोटल 32 साल कंप्लीट हो गए, मगर अभी तक हम उस घटिया पहाड़ पर क्लाइम नहीं कर पाए। हमें और ढेर सारी क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। अब इस दुनिया में आकर मुझे 40 साल पूरे हो गए। मुझे लगा था कि इतने क्रिस्टल में हम माउंटेन तक पहुँच पाएंगे, मगर ये काफी नहीं है। मेरे कई सारे साथी इस सफर में मारे गए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ना ही होगा। अब यहाँ पर मेरे 42 साल कंप्लीट हो चुके। मेरे कुछ साथी मारे गए और कुछ हार मानकर वापस चले गए। ये सभी लोग लूजर निकले, ये किसी काम के नहीं। अब मुझे दोबारा से क्रिस्टल जमा करने होंगे, मगर इससे पहले मुझे कुछ कल्टीवेटर्स की जरूरत है। अब तो मैं गिनती ही भूल गया। मुझे याद ही नहीं इस दुनिया में आकर मेरे कितने साल पूरे हो गए। मेरे हाथ से वक्त फिसलता जा रहा। जो भी मेरा ये रिकॉर्ड देखेगा, मैं उसे ही बताना चाहता हूँ कि इस माउंटेन को क्लाइम करने से बेहतर है तुम भाड़ में जाओ। जस्ट गो टू हेल। उस माउंटेन में एक विशाल आग है जो तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी, इसलिए तुम भाड़ में जाओ। उसकी ऐसी गुस्से भरी बातें पढ़कर ही हानली समझ गया कि वो बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका था। आखिरी दिनों में उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिना मैजिकल पावर के उस माउंटेन को क्लाइम करना इम्पॉसिबल था, और ये बात अब हानली भी समझ चुका है। वही दूसरी तरफ मैं ही हानली का इंतजार कर रही थी, तभी टियानजी वहाँ पर आ जाता है। इस बंदे को अपने कमरे में देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहने लगा कि शायद तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर भाग निकला है। मेरे ख्याल से उसे कुछ मिल गया होगा, तो तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ पर अकेले रुकना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। जिस पर मैं कहने लगी कि इतनी रात गई, तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हें जो भी बात करनी है वो हम कल करेंगे। लेकिन टियानजी कह रहा था, मिस मैं ही आपको यहाँ पर लेके आया था, तो मेरे होते हुए मैं तुम्हें खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। ये जगह हद से ज्यादा खतरनाक है, तो हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। मेई के पास कोई वेपन नहीं था, तो वहाँ पड़ी नीडल दिखाकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। टियानजी कह रहा था कि ये बहुत ही भयानक जगह है, हमें सवेरा होने से पहले ही यहाँ से भागना होगा। अब वो मेई को टच कर पाई इससे पहले ही हानली वहाँ पर पहुँच गया। वो टियानजी से पूछता है कि बताओ तुमने इस जगह को भयानक क्यों बोला? जिस पर टियानजी कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारे आने का मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ? वैसे तो मैं हल्की सी आवाज भी सुन लेता हूँ। तो हानली कहने लगा कि शायद तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। जो सुनते ही टियानजी हानली पर अटैक करने चला गया, मगर हानली स्मोक शिफ्टिंग का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी से यहाँ से वहाँ छलांगे लगाकर सीधे जाके टियानजी के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देता है। साथ ही साथ यहाँ से वहाँ स्पाइडर जैसे घूमते हुए उसने टियानजी को नीचे पटक दिया। टियानजी भी उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर हानली की स्पीड ही इतनी तेज थी कि वो उसके लात और मुक्कों से तगड़ी धुलाई करने लगा। साथ ही हानली अपनी ब्लेड जानबूझकर उसके सामने स्टैप करता है। वो उसे जता रहा था कि मैं तुझे मार सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी टियानजी उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे खत्म कर दो, वैसे भी तुम भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। तभी हानली उसका हाथ मरोड़ती हुई सीधे उसे दरवाजे की तरफ फेंक देता है। वो कह रहा था कि वेयर हाउस के स्टोन टैबलेट पर जो कुछ भी लिखा है, शायद तुम उसी वजह से मिस मेई को यहाँ से ले जाने वाले थे, लेकिन मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं। जिस पर टियानजी कहता है ठीक है मैं
मैं हार मानता हूँ। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता था सभी कल्टीवेटर्स मॉन्स्टर होते हैं, मगर तुम सबसे अलग हो। अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो बस इस लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया। साथ ही साथ टियानजी ने हानली को बिस्क क्रिस्टल भी दे दी थी। वो बताता है कि अगर तुम्हारा किसी भी मॉन्स्टर से मुकाबला हुआ तो ये क्रिस्टल दिखाकर तुम उन्हें खुद से दूर रख सकते हो, लेकिन ये क्रिस्टल बस लो लेवल के बीस्ट पर ही काम करेगी। अगर गलती से तुम्हारा पाला किसी खतरनाक बीस्ट से हो गया तो फिर मैं तुम्हें गुड लक ही बोल सकता हूँ। अब टियानजी के वहाँ से जाने के बाद हानली ने डोर बंद कर दिया। वो मेई को बता रहा था कि इस बंदे के इरादे तुम्हें नुकसान पहुँचाने के नहीं थे, शायद उसे मुझ पर यकीन नहीं था, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ सेफ रखना चाहता है। वेल, मैं इतना तो जान चुका हूँ कि ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद हानली वहाँ का एक नाइफ उठाकर रवाना होने वाला था, मगर तभी मिस मेई कहने लगी कि मुझे भी आपके साथ ले चलिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अकेले रहना नहीं चाहती। हालांकि हानली को पता था कि स्टॉर्मविंड माउंटेन हद से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो मेई को अपने साथ ले जाने की रिस्क उठाना नहीं चाहता। इसलिए वो मेई को समझाने लगा कि शायद इस माउंटेन पर जाते हुए मैं भी जिंदा नहीं बच पाऊंगा, तो भला मैं अपने साथ तुम्हारी जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। तुम यहीं पर रुक जाओ, टियानजी तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे नहीं लगता कि टियानजी के होते हुए कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तभी मेई उससे कहने लगी कि शायद मैं आपकी थोड़ी सी मैजिकल पावर को रिस्टोर करने में हेल्प कर सकती हूँ, मगर हानली को इतना तो पता है कि यहाँ पर कोई मैजिकल पावर काम नहीं करने वाली। अब वो डोर ओपन करके वहाँ से जाने वाला था कि तभी मिस मेई कहती, सीनियर आपने ट्रांसिएंट जेड फिनिक्स मैरो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा। जो सुनते ही हानली ने पहले तो दरवाजा बंद किया और फिर वहाँ पर एक टेबल खिसका कर लगा दी। अब वो मेई से पूछता है कि चलो बताओ ये क्या चीज है, जिस पर मेई बताने लगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग ट्रांसिएंट स्पिरिचुअल ऑरा को एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए दूसरे पर्सन की बॉडी में डाल सकते हैं। ट्रांसिएंट स्पिरिचुअल ऑरा इस दुनिया की 7 स्पिरिचुअल ऑराज में से एक है और इसे आसानी से रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, चाहे फिर वो ये डार्क अंडरवर्ल्ड ही क्यों ना हो, वो इस ऑरा को सप्रेस नहीं कर सकता। मगर इस ऑरा का भी एक ड्रॉबैक है, कुछ वक्त के बाद ये अपने आप वैनिश हो जाएगी, यानी कि हम इसे अपनी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, मगर इसका यूज करके हम आपकी स्पिरिचुअल पावर को थोड़ी देर के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। हानली सोचता है कि अगर मुझे थोड़ी भी स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाए तो मैं अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट का पाउच और स्टोरेज बैग को ओपन कर पाऊंगा। मैं उसमें से ट्रेजर और सोल विपिंग बीस्ट को बाहर निकाल सकता हूँ, जिनका यूज करके हम आसानी के साथ डार्क बीस्ट का मुकाबला कर पाएंगे। तो हानली सीधे मेई की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि स्पिरिचुअल ऑरा फिलहाल कितनी ज्यादा प्रेशियस है, तो प्लीज मुझे बताओ कि हम इस प्रोसेस को पूरा कैसे करेंगे। जिस पर मेई कोई जवाब नहीं देती। वो कह रही थी कि पहले तो आपको मुझसे वादा करना होगा कि मेरे भाई को ढूंढने में आप मेरी हेल्प करोगे। तो हानली उससे कहने लगा कि बस 3 महीनों तक ही हम उसकी तलाश करेंगे, अगर वो 3 महीनों में हमें नहीं मिला तो फिर तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही होगा। तो मिस मेई भी इसके लिए राजी हो गई। वो हानली से पूछती कि बताए फिर आपको ट्रांसिएंट स्पिरिचुअल ऑरा की कब जरूरत है। तो हानली उससे कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त उस ऑरा की जरूरत है। जितनी जल्दी मैं अपनी मैजिकल पावर्स को रिकवर करूंगा उतनी ही जल्दी हम मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पूछने लगा कि बताओ फिर मुझे क्या करना होगा, मगर मिस मेई तो डर के मारे पीछे हटने लगी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा हेजिटेट होकर हानली को बताने लगी कि ट्रांसिएंट ऑरा हमारे लंग्स में स्टोर्ड होती है, तो उसे आपकी बॉडी में ट्रांसफर करने का बस एक ही तरीका है। अब वो तरीका बताने में उसे शर्म आ रही थी। समझदार को इशारा काफी होता है, तो हानली समझ गया कि वो तरीका कौन सा होगा। तो अब उस एनर्जी को हासिल करने के लिए हानली उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। हालांकि मैं इसके लिए रेडी नहीं थी, तो हानली उसे समझाता है कि ऑलरेडी हमारे पास वक्त नहीं, यही हमारा आखिरी ऑप्शन है। देखो यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं इस बात का जिक्र किसी के पास नहीं करूंगा, ये सीक्रेट बस हम दोनों के दरमियान रहेगा। तो फाइनली मैं और हानली किस करते हैं। उसके ऐसा करते ही ट्रांसिएंट स्पिरिचुअल ऑरा हानली की बॉडी में समाने लगी। थोड़ी देर में हानली को महसूस होता है कि एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में हानली ने अपनी मैजिकल पावर्स को हासिल किया है, इसलिए वो फटाफट से कुछ वेपन्स बाहर निकाल लेता है। वो मेई को बता रहा था कि इतनी एनर्जी में मैं बस अपनी स्टोरेज बैग को ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मेई कहने लगी कि आज के लिए इतना काफी हो गया, मैं आपको और किस नहीं करने वाली। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन सी लेवल के कल्टीवेटर हो? मेरे ख्याल से आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के फाइनल स्टेज पर होंगे। जिस पर हानली कहने लगा बिल्कुल नहीं, मैं तो कोर फॉर्मेशन का कल्टीवेटर हूँ। जो सुनकर ही मेई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर को किस किया। और तभी सोल विपिंग बीस्ट बाहर आ जाता है। वो हानली पर थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि काफी देर से हानली ने उसे बाहर नहीं निकाला, इसलिए वो जल्दी से अपनी पार्टी बदलकर सीधा मेई के पास चला गया। मेई को तो ये
बंदर काफी ज्यादा पसंद आया था। तभी हानली मिस में इसे कहता है कि यहाँ रखे कपड़ों से आप मेरे बीस्ट के लिए कोई थैला बना दो, ताकि यहाँ से बाहर निकलते वक्त हम इस बीस्ट को उसमें छुपा देंगे। तब तक मैं एक जरूरी काम पूरा करके आता हूँ। अब हानली वहाँ से बाहर आते ही उसे याद आता है कि यहाँ पर सिंकिंग वाटर मौजूद था और इस वाटर के अंदर डार्क फ्लेम फोर्स की पावर है। तो टाउन के लोग इसी पानी में अपने वेपन्स सोख करके उन्हें तेज बनाते हैं। साथ ही इस पानी से उनके वेपन्स की ताकत भी बढ़ जाती थी। तो हानली ने वहाँ से थोड़ा सा पानी फील कर लिया, क्योंकि रास्ते में उनका डिमोनिक बीस्ट से मुकाबला हो सकता था। तब अपने वेपन्स की पावर बढ़ाने के लिए हानली इस पानी का यूज कर सकता है। अब हानली का बस एक ही काम बाकी है और वो क्या होगा ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। साथ ही हानली चुपके से देखता है कि एल्डर जाओ काफी अलर्ट होकर एक कमरे में जा चुके हैं, लेकिन हानली उसे फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अब एल्डर जाओ जिस जगह पर गए थे वहाँ पर कई सारे वेपन्स और खून से सने हुए कपड़े थे। वो तो एल्डर लियो पर आते ही भड़क गए। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी सारी चालबाजी समझ रहा हूँ, तुम जानबूझकर उन दोनों बंदे के साथ क्लोज हो रहे हो। साथ ही तुमने उस हान को नेसेंट सोल के कल्टीवेटर की चीजें कहाँ रखी है ये भी बता दिया। तो चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारा एग्जैक्टली प्लान क्या है। जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि जब भी तुम घबरा जाते हो तब मुझे भी डर लगता है। देखो मैं उस लड़के से बस मेरे घर के बारे में बात कर रहा था ताकि मैं अपनी पुरानी यादों को ताजा कर पाऊँ। इतने साल गुजरने के बाद भी मुझे मेरे घर की बात याद आती है। जो सुनकर एल्डर जाओ हंसते हुए कहने लगा कि यहाँ आकर इतने साल हो गए मगर अभी भी तुम उस आउटर वर्ल्ड की बातों को भूल नहीं पाए। ये तो सरासर बेवकूफी है। जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि हाँ तुम्हारे लिए ये सब पागलपन होगा मगर वो दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे लगा था कि वो नेसेंट सोल वाला बंदा हमें घर ले जाएगा मगर वो भी फेल हो गया। अब तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तभी एल्डर जाओ वहाँ का एक खंजर उठाते हुए कहने लगा कि हम इन दोनों को डार्क बीस्ट को खिला देंगे जिससे हम और कई सारे क्रिस्टल जमा कर सकते हैं। इस तरह से हमारा विलेज और कुछ साल शांति से जी पाएगा। मगर एल्डर लियो कहने लगे माफ करना मेरे दोस्त, इसके लिए अब देर हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी टियानजी को उन्हें इन्फॉर्म करने भेज दिया था कि यहाँ पर मत रुको। मेरे ख्याल से वो आज रात ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो सुनकर एल्डर जाओ उन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुमने मुझे धोखा देकर उन लोगों का साथ दिया है। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। जिस पर एल्डर लियो कहते हैं कि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं तो ऑलरेडी मौत के दरवाजे पर खड़ा हूँ। इतने सालों में हमारे हाथ कई सारे मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। हमने सरवाइव करने के लिए बहुत सारे बुरे काम किए। उस वक्त भी मुझे तुम्हारी हैवानियत में शामिल नहीं होना था मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिस पर जाओ कहता है वाह देखो तो तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान जाग चुका है। जब से उस एल्डर ने इस मेथड का इजाद किया था तब से हम काफी अच्छे से सर्वाइव कर पाए। हमें अब अपने मॉर्टल्स को उन बीस्ट के साथ फाइट करने भेजने की जरूरत नहीं है। हमने जिन लोगों को सैक्रिफाइस किया था उन्हीं की वजह से हमें ढेर सारे क्रिस्टल मिल गए और फिर उसी से हम प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाए, वरना हमारा विलेज तो कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। और अब तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारे कई सारे क्रिस्टल हाथ से निकल जाएंगे। तुम्हें लगा कि वो लोग माउंटेन क्लाइम करके यहाँ से चले जाने चाहिए मगर तुम अपने लोगों की सर्वाइवल के साथ धोखा कर गए। क्या तुम्हें हमारे लोगों की कोई परवाह नहीं है? जिस पर एल्डर लियो जवाब देते हुए कहने लगे कि मेरे दोस्त तुमने बहुत बुरे काम किए और अब तुम सर्वाइवल का नाम लेकर अपने कर्मों को छुपाना चाहते हो। क्या अभी तक तुम्हें इस लाइफ से नफरत नहीं हुई? और उतने में जाओ ने एल्डर लियो की पीठ पर वार कर दिए जिससे वो बेचारे घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। वो कहने लगे कि कई सालों पहले इसी तरह से तुमने और मैंने मिलकर उस नेसेंट सोल वाले सीनियर को खत्म किया था और आज मुझे भी तुमने धोखा दिया। उस वक्त मैंने भी तुम्हारी धमकियों से डर के तुम्हारा साथ दिया था। जो बोया वही आज मैं काट रहा हूँ। मेरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि बस तुम मुझ पर एक एहसान करो, तुम मेरी बोन्स का यूज करके डार्क बीस्ट को कैप्चर कर लेना मगर प्लीज उन दो बच्चों को यहाँ से जाने दो। मेरे ख्याल से उन्हें उनकी किस्मत आजमाने का मौका मिलना चाहिए। जिस पर एल्डर जाओ कहने लगा कि वैसे भी तुम मरने वाले हो तो तुम्हें उन दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी वक्त एल्डर लियो की मौत हो गई। उन्होंने हानली और मेई को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया कि उन्हें आखिरकार मरना पड़ा, लेकिन वैसे भी वो इस जिंदगी से तंग आ गए थे तो जाते हुए उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया। वही दूसरी तरफ हानली मेई को बताता है कि हमने अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। टियानजी ने हमें बताया था कि सवेरा होने से पहले यहाँ से चले जाओ और मुझे उस बंदे की बात पर पूरा यकीन है। तो वे दोनों अपनी पैकिंग कर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। हालांकि एल्डर जा उनका रास्ता रोके खड़ा था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।